जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस शो क्लासेस के 113वें एपिसोड में हिंदी मीडियम में आज 31 अगस्त की शाम आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लड। असल में हमारे शरीर में दो प्रकार के तरल होते हैं। एक तो हमेशा चलते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक जगह रुके रहते हैं। तो एक ही जगह रुके रहने वाले जो नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड हैं उनमें तो आता है, जैसे हमारे जोड़ों पर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है तो ये वहीं पर रुका रहता है, ये कहीं मूव नहीं करता है। दूसरी तरफ हमारी आँखों के अंदर जो तरल होता है विट्रस ह्यूमर, वो भी अपनी जगह पर फिक्स रहता है, वो सर्कुलेट नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तरल ऐसे हैं जो सर्कुलेट करते रहते हैं। वैसे तो हर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो अपनी जगह पर मूव करता रहता है और इस मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के तरल हैं। एक तो ब्लड, दूसरा ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, और तीसरा लिम्फ। एक खास बात यह है कि जो हायर एनिमल्स हैं, मैमल्स, मनुष्य इत्यादि में, उनमें क्या होता है कि हमेशा खून कुछ नली के अंदर, ट्यूब के अंदर बंद रहता है। हार्ट में है, हार्ट से आर्टरी में निकला, आर्टरी से आर्टेरियोल में, और विभिन्न अंगों के अंदर पहुंचा तो वहाँ भी बहुत पतली पतली महीन महीन नलिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, और फिर उनसे इकट्ठा होकर के वेन्यूल बना, वेन बना, फिर हार्ट में वापस आ गया। तो ऐसे सिस्टम को तो क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम में हमेशा नली के अंदर ही बंद रहता है तरल। और दूसरी तरफ ऐसा है, कुछ कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स वगैरह में क्या होता है कि हार्ट से ब्लड निकला, आर्टरीज से होकर के विभिन्न अंगों को गया, लेकिन विभिन्न अंगों में पहुंचने के बाद वो उन अंगों के चारों तरफ के स्पेस में फैल गया, जिसे ब्लड साइनस या लैकुनी कहते हैं। तो इसे हम ओपन टाइप ऑफ सिस्टम कहते हैं। अब ओपन टाइप ऑफ सिस्टम में फिर उसके बाद वो वेन्स में लौट के आता है, वेन्स से फिर हार्ट में वापस आता है। अब एक चीज़, ये 3 तरह के तरल हैं हमारे ब्लड में जो सर्कुलेट करते रहते हैं हमारी बॉडी में। एक तो सीधे सीधे ब्लड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बंद रहता है, बहता रहता है। लेकिन उनमें ब्लड वेसल्स की जो दीवार है उससे थोड़ा सा रिस करके कुछ हिस्सा चारों तरफ आ जाता है और सेल्स के चारों तरफ की जगह में आ जाता है। ये ब्लड नहीं है, ब्लड में से रिस करके छन करके थोड़ा सा पदार्थ आ गया जो कोशिकाओं के चारों तरफ, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। और असल में इस ECF से फिर ज़रूरत की चीज़ें कोशिका के अंदर आती हैं, वहाँ से फिर उसमें वापस जाती हैं। तो ये तो हुआ एक तो ब्लड जो कि हमेशा वेसल्स के अंदर बंद रहता है, दूसरा ECF जो ब्लड में से छन करके, जिसमें ब्लड में से RBC और प्लेटलेट्स वो छन के नहीं आएंगे, बाकी WBC और जो तरल पदार्थ है वो छन करके आया और सेल्स के चारों तरफ ECF बना लिया। ये ECF अब सीधे सीधे हार्ट में नहीं लौटता है। ये क्या होता है कि इसके लिए कुछ अलग रास्ते होते हैं, अलग पाइपलाइन है जिसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं, और लिम्फ वेसल से होकर के फिर ये वेनस सिस्टम में आता है, वेनस सिस्टम से फिर हार्ट में आता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, ब्लड, लिम्फ और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लिम्फ और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों का कंसंट्रेशन, कंपोजिशन एक ही है, बस फ़र्क ये है कि ECF जो है सेल्स के चारों तरफ का के स्पेस में फैला रहता है, और यहाँ से ये जब वापस जाता है लिम्फेटिक चैनल्स में, वेसल्स में, तो वो लिम्फ कहलाता है। अब ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? लगभग 54% तो उसमें तरल पदार्थ होता है जिसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, और फिर उसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैमल्स में, स्तनधारियों में, जो बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं, ऐसे प्राणियों में शरीर का साइज बड़ा हुआ
तो अधिक हीमोग्लोबिन को सेल्स में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी। तो पता चला कि इनके रेड ब्लड सेल्स में से न्यूक्लियस समाप्त हो गया। एक एक्सेप्शन है मैमल्स में, ऊंट में और लामास में, पहाड़ पे जो पाए जाते हैं LLLAMA। तो लामा और ऊंट के ब्लड में तो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन बाकी सारे स्तनधारियों में और मनुष्य के खून में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अब उसे रेड ब्लड सेल नहीं कहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस भी खत्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया। तो इसलिए मैमल्स में और मनुष्य में उसे रेड ब्लड कॉर्पसल कहा जाता है, रेड ब्लड सेल नहीं कहा जाता है। और इन रेड ब्लड सेल्स, ये जो खून है, इसके एक औसत मनुष्य में, वयस्क में 5 से 7 लीटर तक खून होता है। और इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है उसमें कुछ तो 92% के करीब पानी होता है, जो तरल पदार्थ है उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 92% के करीब पानी है और उसमें करीब 7-8% साल्ट्स हैं और 7-8% प्रोटीन्स हैं, लगभग 1% साल्ट्स हैं और 1% दूसरे ट्रेसेस हैं। साल्ट्स में इनमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में थोड़ा सा ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, हार्मोन्स, यूरिया इत्यादि होते हैं। फिर ब्लड प्लाज्मा में एक और चीज़ होती है, फाइब्रिनोजन। नॉर्मल स्थिति में तो ये फाइब्रिनोजन ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, सॉल्युबल रहता है। लेकिन जब कभी हमें चोट लगता है तो चोट लगने पे बाहरी हवा के संपर्क में आने पर जो प्लेटलेट्स फट जाते हैं उसमें से फाइब्रिनोजन निकल करके ये एक्टिव फाइब्रिन में बदल जाता है। धागे के जाल जैसा हो जाता है फाइब्रिन, उसके अंदर RBC फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये ब्लड का खुद का एक बड़ी अच्छी आदत है कि कहीं पे चोट लग जाए तो 3-4 मिनट तक खून बहता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन 3-4 मिनट के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड थक्का बन जाता है, जिससे कि और खून बहना बंद हो जाता है। एक और बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी हवा के संपर्क में आने पर ही ब्लड में क्लॉट होगा। कभी भी किसी सतह पर कुछ जो है ऊबड़ खाबड़ चीज़ें हैं तो उसमें भी ब्लड में क्लॉटिंग हो सकती है। जैसे कि हमारे हार्ट में जाने वाले जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें यदि फैटी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, तेल घी, और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो उस कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर भी वो ब्लड थक्का बन सकता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है, जिससे कि फिर सीरियस परेशानियां हो जाती हैं। कहीं ब्रेन के किसी हिस्से में हो गया तो पैरालिसिस हो सकती है। और ब्लड दोनों काम करता है। एक तरफ तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है कि ये भोजन नली में से पचे हुए भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ये लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता है हर बॉडी सेल तक, और बॉडी सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। फिर जो भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बने उनको भी किडनी से ला करके फिर बाहर करता है। इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं जो कि विभिन्न प्रतिक्रियाओं पे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ब्लड का मूवमेंट जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर के हर हिस्से में जो तापक्रम का नियंत्रण भी करता है कि कहीं एक जगह ज़्यादा ठंडा हुआ, एक जगह ज़्यादा गर्म हुआ तो वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। और इसके अलावा ये क्लॉटिंग के द्वारा खुद के फ्लो को भी बाहर बचाता है। दूसरी बात ये भी है कि ये यदि कोई विदेशी आक्रमणकारी हमारे शरीर में आ जाए तो हमारे ब्लड में जो WBC होते हैं वो उससे लड़ झगड़ करके उसे निष्क्रिय कर देते हैं या खा जाते हैं। तो इसके लिए इसमें और ब्लड का सामान्यतः जो कलर, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब आर्टरीज में जाता है तो उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है तो वो ब्राइट रेड कलर का दिखाई देता है, और जब वेन्स में लौट करके आता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वो डार्क रेड दिखाई देता है।
किताबों में जो है वेन्स को नीले रंग का बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वेन्स में जाने वाला ब्लड नीले रंग का हो, वो बस थोड़ा सा ब्राइट रेड और डार्क रेड का फर्क हो जाता है। और अब तीनों तरह के सेल्स के बारे में बात करें तो आरबीसी जो है, वो छोटे बच्चे जो एक तरीके की चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं ना, पॉपिंस, आपने देखा होगा कि पॉपिंस जो है वो कुछ गोल सा होता है और बीच का हिस्सा जो है थोड़ा कम मोटा होता है, उसमें गड्ढा जैसा होता है। जो ऐसे इसका सेक्शन काटें आप तो थोड़ा सा ये बाई कॉनकेव होता है, तो पॉपिंस शेप्ड होते हैं। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात होती है, कभी कभी जो है जैसे सिक्के का ढेर हो, तो सिक्के का ढेर जैसे उस तरीके से कुछ आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक ढेर बना लेते हैं, जिसे रॉलियोक्स फॉर्मेशन कहते हैं। अब आरबीसी में एक ही काम करना रहता है, इसे बनता कहाँ है, बनने की जगह जो है छोटे नवजात में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, नवजात में और फिर बड़े में फ़र्क हो जाता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उसका फॉर्मेशन दूसरी जगह होता है और छोटे बच्चे में दूसरी जगह होता है। एडल्ट में जो है वो कुछ जो हड्डियां हैं, जैसे ये ब्रेस्ट बोन है और यहाँ पेल्विक गर्डल की हिप बोन है, उसके टिप्स पर जो बोन मैरो है, कैविटी है, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूंकि इसमें न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ पूरे आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है, इसलिए इनकी ज़िंदगी बस 100 से 120 दिन तक रहती है। तो 120 दिन में आरबीसी मर जाते हैं और फिर इसका विखंडन कर दिया जाता है लीवर में या स्प्लीन में ले जाकर के विखंडन किया जाएगा। उसमें से हीमोग्लोबिन में से हीम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन पोर्शन अलग हो जाएगा। हीम में आयरन है तो वो फिर से दोबारा रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जो ग्लोबिन पोर्शन है उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो वो फिर उसका विखंडन करके लीवर में बाइल पिगमेंट बना लिए जाते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। जो हमारा मल है उसको जो हल्का सा पीला रंग प्रदान करता है वो बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन के कारण होता है। और कभी कभी छोटे बच्चों में जैसे ठंड लग जाती है तो लूज मोशन होता है, तो उन्हें देखा होगा कि उनका जो मल का कलर होता है ग्रीनिश कलर का होता है, वो बिलीवर्डिन के कारण होता है। तो इस तरीके से 120 दिन के बाद इनका विखंडन कर दिया जाता है और जो हिम में जो आयरन है उसको फिर से दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन बनाने में, और जो ग्लोबिन पोर्शन उसको विखंडन करके ब्लड पिगमेंट बना लिया, बाइल पिगमेंट बना लिए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में कुछ लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और कुछ होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, उन्हें ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी की का नंबर जो है मेल में 5.4 इंटू 10⁻6 होता है, फीमेल में 4.8 इंटू 10⁻6 होगा। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और कम हो जाए तो उसे इरिथ्रोपीनिया या एनीमिया कहते हैं, खून की कमी को। डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया कहेंगे, थोड़ा सा बढ़ जाए तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी में जो ग्रेन्युलोसाइट्स 3 तरीके के होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तक मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इनका न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है, और जैसे एक होते हैं इओसिनोफिल, जो कोबरा या नाग के फन पे जैसा चश्मे का निशान होता है, बिल्कुल वैसा ही चश्मे का निशान या स्पेक्टिकल मार्क की तरह से न्यूक्लियस होता है इन्हें। इओसिनोफिल टोटल डब्ल्यूबीसी पॉपुलेशन में 1 से लेकर के 3% इनकी पॉपुलेशन होती है।
ये डिफरेंशियल काउंट बहुत आवश्यक है। लेकिन कभी कभी कुछ एलर्जिक कंडीशन में या निमेटोड्स के इन्फेक्शन के कारण इसकी पॉपुलेशन 40% 60% तक हो जाती है। टोटल WBC पॉपुलेशन का 40% to 60%। तो ये जो है ब्लड वेसल्स की दीवार पर चिपकने लगते हैं और ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, जिसमें सांस लेते समय, सांस को बाहर करते समय जो है प्रेशर पड़ता है, जिसको वीजिंग कहते हैं। तो इसे इओसिनोफिलिया कहते हैं। इओसिनोफिलिया के लिए एक डाईइथाइल कार्बामाजिन केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, 21 दिन तक लेना पड़ता है। और लेकिन एक और चीज़ समझिए, इस्नोफिलिया अलग है, अस्थमा अलग चीज़ है। इओसिनोफिलिया तो एलर्जी के कारण इओसिनोफिल का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और अस्थमा दूसरे कारणों से होता है। फिर बेसोफिल्स में न्यूक्लियस लगभग 3 लोब से मिलकर के बना होता है, न्यूट्रोफिल्स में 5 लोब का बना होता है। इओसिनोफिल एसिडिक स्टेन से कलर हो जाते हैं, बेसोफिल्स बेसिक कलर से स्टेन हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो है न्यूट्रल कलर से स्टेन हो जाते हैं। ये भी विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने में मदद करते हैं। दूसरी कैटेगरी है ए ग्रेनुलोसाइट्स। इनके साइटोप्लाज्म में उस तरीके के ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस मोनोसाइट्स के अंदर तो कुछ किडनी शेप्ड होता है, और लिम्फोसाइट में काफ़ी बड़ा सा होता है। लिम्फोसाइट 2 तरीके के होते हैं। बोन मैरो से बन करके जब आए तो इनकी प्रोसेसिंग 2 स्थानों पर होती है। यदि थाइमस ग्लैंड के अंदर जाकर के इनकी प्रोसेसिंग होती है, अंदर जाकर के उनमें कुछ कुछ होता है, क्या होता है कैसे होता है बस नहीं मालूम, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जब बाहर निकल करके ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, उन्हें टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट के विभाजन से फैगोसाइटिक सेल्स बनते हैं, जो कि विदेशी आक्रमणकारी बैक्टीरिया वगैरह को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। दूसरी तरफ एक होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सेल का प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है एडल्ट मैन में, ये स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। सिर्फ इतना मालूम है कि बर्ड्स में क्लोएका के पास एक ग्लैंड होता है जिसे बर्सा ऑफ फेब्रिशियस कहते हैं, वहाँ मालूम है कि उसकी प्रोसेसिंग होती है, इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट कर दिया गया है। तो वहाँ से निकल करके जब आते हैं तो इनके विभाजन से प्लाज्मा सेल्स बनती हैं। प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडी बनाती हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी तत्वों से मिल करके उनको निष्क्रिय कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 3 लाख तक होती है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि डेंगू वायरस वगैरह के इन्फेक्शन में इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है, तो उसके कारण शरीर के अंदर ही नाक कान वगैरह से खून बहना शुरू हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस समय स्थिति खतरनाक हो जाती है। तो ये तो हुआ ब्लड के बारे में सामान्य मौलिक बातें। बाकी बातें आपको नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू वेरी मच।